तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं लैटरल एंट्री के बारे में। जो ब्यूरोक्रेसी उसमें लैटरल एंट्री जो है उसके रीजंस क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है और कंट्रोवर्सी जो है वो क्या चल रही है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। मेंस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए निकल सकता है। और खासकर अगर हम जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इवन इसको जीएस पेपर 4 जो है उस पर्सपेक्टिव से भी डाला जा सकता है। ऐसा पूछ सकते हैं कि जो नए लोग आएंगे वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, लेटरल एंट्री अभी मैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं इसके लिए बता रहा हूँ। लेटरल एंट्री मतलब क्या, समझ लीजिए प्राइवेट सेक्टर से कोई इंसान जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहा है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें आ रहा है, मतलब एक आईएएस ऑफिसर जो है उसकी इसमें आ रहा है। अब जब वो इसमें आ रहा है प्राइवेट सेक्टर से, तो प्राइवेट सेक्टर में उसने यहाँ पर क्या देखा है, कैपिटलिज्म देखा है। उसने यहाँ पर क्या देखा है कि स्वार्थ जो है, एटलीस्ट कंपनी का स्वार्थ जो है वो तो उसने देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर जब हम आईएएस की इसमें आते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चलता है, यहाँ पर सोशलिज्म जो है वो चलता है। तो क्या यहाँ पर जो एथिक्स हमें सिखाया जाता है इस पूरी प्रोसेस में, तो क्या ये जो प्राइवेट इंसान है वो भी वो एथिक्स को इनकलकेट कर सकता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जीएस पेपर 2 बोलिए, 3 बोलिए, 4 बोलिए, उसमें भी काम आ सकता है। एंड इवन अगर हम जीएस पेपर 1 देखते हैं तो उसमें भी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है सिविल सर्विसेज का, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अब वीडियो शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कंप्लीटली अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है। और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुँचाएंगे। और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको लोवेस्ट प्राइजेस में मिल रहे हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द यहाँ पर डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो अब न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एडवर्टीजमेंट उन्होंने इशू की है अप्लीकेशन जो है लेटरल एंट्री के, उसके लिए। अब यहाँ पर टैलेंटेड मोटिवेटेड जो इंडियन नेशनल है जो यहाँ पर नेशन बिल्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर जो याचिकाएं हैं वो दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने देखा हुआ है, आपने सुना हुआ होगा कि हर साल 15-15 लाख बच्चे जो है वो यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। उसमें से नहीं बोलने के बाद भी 8 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो तो एग्ज़ाम देते ही है। उसमें से 1000 के आसपास जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट होते हैं, है ना। अब यहाँ पर जब फॉर्म जो है वो यहाँ पर देने की बात हो रही है तो यहाँ पर लाखों फॉर्म जो है वो आने चाहिए। क्राइटेरिया भले ही कितना भी ज़बरदस्त हो लेकिन फिर भी लाखों फॉर्म आने चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। या फिर हज़ारों फॉर्म, मतलब 10,000 के ऊपर तो फॉर्म जो है वो तो आने ही चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? उसी के साथ साथ बहुत सारे पिछले बार ऐसे भी हुए थे जिनको लेटरल एंट्री के द्वारा सिलेक्ट किया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने रेसिग्नेशन दे दिया, कुछ लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो नज़र आ रहा था, है ना। अब आप सोचिए ऐसी अगर मेंटेलिटी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो फिर यहाँ पर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता है कि ये लोग सही तरीके से सर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो हम एजेंडा के साथ यहाँ पर उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सर्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर पोस्ट कौन सी है? पोस्ट है ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड 27 ऑफ डायरेक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सारी पोस्ट के लिए हमें देखने को मिलते हैं। ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये लैटरल एंट्री लेने वाले हैं गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में, और इनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाएगा फॉर 3 to 5 ईयर्स, मतलब 3 से 5 साल के लिए इनको यहाँ पर रखा जाने वाला है। ये जो पोस्ट है ये अनरिजर्व्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये अनरिजर्व्ड है, मतलब इसमें आपको SC ST OBC का कोटा जो है वो नज़र नहीं आएगा। अब देखिए लेटरल एंट्री होता क्या है। अब नॉर्मली हमें अगर आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए प्रोसीजर क्या है? आईएएस बनने के लिए प्रोसीजर है कि यूपीएससी जो है वो एग्ज़ाम लेता है सिविल सर्विसेज का, और उसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स आपको देना पड़ता है। प्रीलिम्स अगर आप क्लियर हो जाते हो उसके बाद आपको मेंस जो है वो देनी पड़ती है। देन उसके बाद मेंस हो जाते हो इंटरव्यू देनी पड़ती है। फिर उसके बाद लिस्ट लगती है, लिस्ट में अगर आपका नाम आता है देन उसके बाद आप बनते हो। वो भी अगर आप टॉप 100 में हो तो आपको आईएएस जो है वो मिलने की संभावना होती है ना। मतलब आईएएस बनने के लिए आपको 8 लाख में से 100 में आना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब आप आईएएस बन जाते हो तो आईएएस, बहुत सारे लोग जो है इक्वेट करते हैं कि आईएएस इज इक्वल्स टू कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ना, ऐसा नहीं है। आईएएस जो है वो अपने पूरे कार्यकाल में आईएएस कहलाता है, अपने पूरे कार्यकाल में वो कलेक्टर नहीं कहलाता है ना। ऐसा होता है कि यार मुझे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, उसके लिए आपको आईएएस जो है वो बनना पड़ेगा। एवरी कलेक्टर इज आईएएस बट एवरी आईएएस मे नॉट बी कलेक्टर। ठीक है, ये आप समझ रहे हो, ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, आईएएस जो है ये अपने पूरे कार्यकाल में बहुत सारी पदों पर रहता है, बहुत सारे पदों पर कार्यरत उसे किया जाता है।
उसमें से कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ये भी एक पद है। अब उसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग होता है। अंडर सेक्रेटरी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर डेप्यूटी सेक्रेटरी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ 4 साल में वहाँ पहुँच जाता है, 9 साल में डेप्यूटी सेक्रेटरी तक पहुँच जाता है। देन उसका डायरेक्टर जो है 12 साल में डायरेक्टर के पद तक पहुँच जाता है, एक IAS ऑफिसर। देन उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो पहुँच जाता है, देन एडिशनल सेक्रेटरी, देन उसके बाद सेक्रेटरी। देन ये पूरे हायरार्की में लास्ट पोजीशन है कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब ये उच्च स्तरीय हाईएस्ट पोजीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है, एक IAS ऑफिसर जो अपने पूरे जीवन काल में यहाँ तक पहुँच सकता है। हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हर कोई पहुँचता है। देखिए यहाँ पर साल देखिए, ये साल मतलब ऐसे नहीं कि स्ट्रिक्टली इतने ही साल, ठीक है। मतलब समझ लीजिए मोस्टली 5 साल के अंदर वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर कि कौन से कैडर में आपको एलोकेट किया गया है, कौन से जगह पर आप सर्व कर रहे हो, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने हैं, देन वहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है, वहाँ पर वैकेंसीज कितनी है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर 5 से लेकर तो 7 साल के अंदर आप मोस्टली आप कलेक्टर जो है उस लेवल तक पहुँच जाते हो, ठीक है। तो ये सारी पोजीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब लैटरल एंट्री का मतलब क्या है कि इतनी सारी मशक्कत करने के बाद आप ये लेवल तक आ रहे हो, है ना, ये लेवल तक आप पहुंच रहे हो। लेकिन फर्ज कीजिए कि ये सारी लेवल को ठुकरा के मेरा प्यार, यहाँ पर अगर कोई डायरेक्टली पहुंच जाता है तो कैसा लगेगा। और यही है लैटरल एंट्री। मतलब क्या है कि ये सारी इससे उसको गुजरना नहीं पड़ता है, सीधा वो ये लेवल जो है ये लेवल तक पहुंच जाता है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यही है लैटरल एंट्री। अब देखिए यहाँ पर ये जो लैटरल एंट्रेंस है ये यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है उसके पार्ट रहेंगे, ठीक है। और जो सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो है वही वहाँ पर जा सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी जो अपॉइंट किए जाते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, थर्ड हाईएस्ट रैंक है आफ्टर सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, वो यहाँ पर फंक्शन करते हैं। तो उस लेवल पे, उस पद पर हमें यहाँ पर लैटरल एंट्रेंस जो है वो देखने को मिलेंगे। अब रीजंस क्या है, क्या कारण है कि यहाँ पर लैटरल एंट्रेंस जो उनको लिया जा रहा है, क्यों यहाँ पर जो IAS बने जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या ये काबिल नहीं होते हैं, फिर हमें बाहर से जो है वो लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ना। ये तो ऐसा हो गया कि मतलब अच्छा खासा सक्षम है फिर भी यहाँ पर जो IVF है उसके थ्रू ये करना है। तो गवर्नमेंट जो है हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंटेड सम प्रोमिनेंट पर्सन्स फॉर स्पेसिफिक असाइनमेंट इन गवर्नमेंट। देखिए क्या बोला जा रहा है, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कुछ असाइनमेंट जो है वो होते हैं जिसके लिए हर वक्त गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट जो है वो लोगों की जाती है। और वो क्यों की जाती है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक कोई समझ लीजिए कोई असाइनमेंट है तो उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की अगर ज़रूरत पड़ती है, उसमें अगर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और अगर किसी व्यक्ति का उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, अगर उस व्यक्ति का उसमें एक्सपर्टीज़ है, तो फिर वो अच्छे तरीके से ये कामकाज जो है वो कर पाएगा, है ना। लैटरल रिक्रूटमेंट जो है वो एम करता है कि यहाँ पर ट्विन ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो सके। ट्विन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, पहला तो ये है कि फ्रेश टैलेंट जो है उसको यहाँ पर लेकर आना। दूसरा यहाँ पर है कि मैन पावर जो है उसकी अवेबिलिटी यहाँ पर बढ़ाना। मतलब ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है कि यहाँ पर फ्रेश टैलेंट, है ना, फ्रेश टैलेंट यहाँ पर लेकर आना। दूसरा है कि यहाँ पर मैन पावर जो कम है उसको बढ़ाना। अब मैन पावर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर जो हमारी वैकेंसीज है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं क्या। फ्रेश टैलेंट अगर हमें लाना है तो यहाँ पर फ्रेश टैलेंट मतलब क्या है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन अभी तक कितनों को इस तरीके से लिया गया, तो ये दूसरी बार जो जाहिरात है वो निकाली गई है, एडवर्टीजमेंट जो है वो देखने को मिली है। पहले भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपॉइंट जो है वो किए हैं आउटसाइड द गवर्नमेंट 10 पोजीशंस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, और 40 पोजीशन जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर की इसमें। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 2018 में जो इशू किया गया था उसमें 6077 एप्लीकेशन देखने को मिले थे। शॉक हो गए आप कि सिर्फ 6000 लोग जो है उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया इतनी बड़ी पोजीशन के लिए, जिसके लिए इतने सारे एस्पिरेंट जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर 9 इंडिविजुअल जो है रिकमेंड किए गए थे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 9 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। उसमें से भी कुछ लोगों ने रेसिग्नेशन दिया, उसमें से भी कुछ लोग जो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली है। अब क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि लैटरल एंट्री जो उसका क्रिटिसिज्म, क्योंकि अगर मेंस में आपको बोला जाए तो आपको जो पॉजिटिव्स है, जो नेगेटिव्स है, जो रीजंस है, सभी लिखना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर SC ST OBC जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनका ये बोलना है कि इसमें रिजर्वेशन जो है वो नहीं दिया जाता है, तो ये सरासर गलत है। इक्वालिटी जो है उसको ये प्रमोट नहीं करता है।
देन है प्रॉफिट मोटिव वर्सेस पब्लिक सर्विस। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में है तो प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करता है कि भैया प्रॉफिट होना चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब वो अगर यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज में आ जाता है, इसका मतलब है कि पब्लिक सर्विसेज में आके वो यहाँ पर जो लोग हैं, जनता है, उनकी सेवा कर रहा है। तो ये मुश्किल नहीं जाएगा क्या? ये बट ऑब्वियसली मुश्किल जाएगा, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी जो वहाँ पर काम करने की है वो डिफरेंट है, यहाँ पर जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, है ना। यहाँ पर वो जनता को एज अ कस्टमर नहीं देख सकता है। जब वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको जनता को एज अ कस्टमर देखना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस, अब आप सोचिए कि आप यहाँ पर यूपीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करके, देन उसके बाद मेंस तगड़ा वाला क्लियर करके, देन उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करके, देन उसके बाद वहाँ 10 साल रगड़ते हुए आप एक पोजीशन पर पहुँचे हो, ठीक है, आप एक पोजीशन पर पहुँचे हो। और लेटरल एंट्री के थ्रू एक जो प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा है, जिसने ना ही एग्जाम दिए, जिसने ना ही यहाँ पर घिसी है, यहाँ पर सीधा आपका सीनियर बन के आ जाता है, ठीक है, और आप पे हुक्म चलाता है, ये करो वो करो, तो आपकी जान पे नहीं आएगी क्या? तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है कि भाई तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, यूपीएससी के एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करके हम आए हैं, तुम क्या हो, तुम यहाँ पर सिर्फ जो जो फॉर्म निकला था वो फॉर्म फिलअप करके आ रहे हो, है ना। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देन यहाँ पर नैरो स्कोप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड इंसान को ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जनरलाइज्ड इंसान है ना। एक आईएएस ऑफिसर मतलब जो हर काम कर सकता है, जनरलाइज इंसान है। यहाँ पर हम जो लेटरल एंट्री के थ्रू ले रहे हैं, स्पेशलाइज्ड इंसान है, एक्सपर्टीज है उसमें, तो यहाँ पर स्कोप जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है। लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अब इसके एडवांटेजेस जो है वो क्या हो सकते हैं? पहला एडवांटेज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है गवर्नेंस जो है यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जनरलिस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज से अप टू डेट रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब फर्ज कीजिए कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अगर हमें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर है, वो अब आईएएस ऑफिसर एक जनरलिस्टिक आईएएस ऑफिसर है ना। अब वो उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसका निवारण वो कैसे करेगा, या फिर अगर करेगा भी तो बहुत सारी उसको सलाह मशवरा लेनी पड़ेगी, है ना, बहुत सारी चर्चाएं करनी पड़ेगी, बहुत सारी मीटिंग्स लेनी पड़ेगी। तो मतलब क्या है, इसमें वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। अब वही अगर स्पेशलाइज्ड कोई ऑफिसर है तो फिर क्या करेगा, वो फटाफट फटाफट इसका निवारण जो है वो निकाल सकता है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके लिए अगर कोई स्पेशलिस्ट है जिसने इस पर काम किया हुआ है, जिसने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है, उसका सोल्यूशन वो फटाफट बता सकता है। वही एक जनरलाइज्ड कोई ऑफिसर है, उसको यहाँ पर पहले तो प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, देन उसके बाद डिस्कस करना पड़ेगा, देन सोल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा, करेक्ट। उसी के साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है गवर्नमेंट सेक्टर कल्चर में, उसमें यहाँ पर चेंजेस जो है वो लेकर आ सकते हैं। गवर्नमेंट कल्चर मतलब क्या है कि 2 टाइम का लंच और लाइफ है टंच। वही अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर का कैसा है कि भैया एक भी टाइम का नहीं मिला है लंच, ठीक है, फिर भी जो बॉस है वो हमें कर रहा है क्रंच। तो इस तरीके की जो लाइफ है वो हमें देखने को मिलती है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर करो करो, है ना। और वही अगर हम जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज देखते हैं तो क्या है, मत करो मत करो। तो ये जो एक कल्चरल बिहेवियर है उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो जब आएंगे तो यहाँ पर चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। इन दी प्रेजेंट टाइम गवर्नेंस यहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेटरी जो है वो होती जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेटरी होने के लिए हमें यहाँ पर सभी को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है ना। जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसकी प्राइवेट सेक्टर जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आता है, उनकी भी जो समस्याएं हैं वो भी हम यहाँ पर सुलझा सकते हैं, उसका भी हल जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लैटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में उसके रीजंस, प्रोसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंट्रोवर्सी, सारी ही चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेंस में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो।